नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिपाठी आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के। और दोस्तों अभी मेरी ये क्लास कुछ समय से लाइव ना होकर के एज अ प्रीमायर चल रही है और मैं देखता रहता हूँ आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस क्लास को। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के पास और पहुँचाते रहिएगा। बाकी अभी दोस्तों शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अभी शायद एक एक दिन पहले आरओ के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तारीख का निर्धारण कर दिया गया है। और अब ये मतलब जो एक अभी एक कंफ्यूजन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि महाकुंभ के कारण परीक्षा की तिथि टल जाए या कुछ दिनों बाद हो, तो अब इस पर चिन्ह विराम जो प्रश्न चिन्हवाचक चिन्ह लगा था, अब उसको हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि हटा दिया है और ये निश्चित कर दिया गया है कि अब 22 और 23 दिसंबर को ही ये परीक्षा आयोजित होगी, 3 पालियों में होगी, है ना। और अब जो तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तैयारी करिए। करंट अफेयर्स की क्लास ये लगातार चल रही है दोस्तों, पिछले 6 महीने तक, देखिए नवंबर से 6 महीने तक, नवंबर को भी इंक्लूड कर लीजिएगा और 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि उस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और लगातार मेरी जो क्लासेस हैं वो मार्च से स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए, तो आप मार्च अप्रैल इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि पूरा आपने नोट्स बनाया हो तो उसको बेहतर तरीके से पढ़िए और प्रश्न आने के चांसेस हैं। इसी क्रम में चलिए आज हम लोग कवर करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और आप सभी को हमने कल ही पढ़ाया था, इसके बारे में कल भी बताया था कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं और इस चुनाव में दोस्तों दो पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो है भारतीय मूल की कमला हैरिस और जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं वो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो इन दोनों के बीच में अभी तक ऐसा चला रहा था कि बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि जो जीत दर्ज हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुई है और अमेरिका के ये अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बन चुके हैं, है ना, जीत दर्ज कर लिए हैं। क्योंकि अमेरिका में टोटल जो इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं, ये चाहिए होते दोस्तों 538, मतलब इतना जो है यहाँ पर है 538 का डेटा होता है। 538 में से लगभग 277 जो है 277 यानी 5 एक सेकंड दोस्तों, हाँ पूरा डिटेल से ही जान लीजिए, 538 टोटल होते हैं, जिसमें से जिसको बहुमत चाहिए तो बहुमत के लिए 270 चाहिए होता है। लेकिन हुआ क्या है अभी कि 270 तो ठीक ही ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 277 यानी ये जो इलेक्टोरल वोट मिले हैं ये मिले हैं अमेरिका के जो अभी नए फिलहाल राष्ट्रपति बनने वाले हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, इनको 272 मिले हैं और कमला हैरिस को 226 मिले हैं। 226 जो है ये कमला हैरिस को मिले हैं दोस्तों, ठीक है, कमला हैरिस को 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 277। बहुमत का जादुई आंकड़ा कितना था, 270 पार कर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे, 46 नंबर के, 47 नंबर के, 48 नंबर के या 49 नंबर के। तो दोस्तों कौन से नंबर के वो राष्ट्रपति बनेंगे, यानी अब जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे ये 47 नंबर के राष्ट्रपति होंगे, 47 नंबर के। और दोस्तों लगभग 100 सालों से भी ज्यादा समय के बाद अमेरिका के इतिहास में, 100 सालों के इतिहास में या इससे भी ज्यादा समय के इतिहास में कोई व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति बना है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से, जैसे आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 45वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, फिर 46 नंबर पर बन गए जो बाइडन, है ना, जो अभी थे, और अब फिर से 47 नंबर के राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पुनः रिपीट किए हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल होता है ये 4 साल का होता है और 4 साल का होने का मतलब ये और देखिएगा कि यहां पर कोई व्यक्ति कार्यकाल के साथ साथ केवल 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे बराक ओबामा, तो वो
लगभग लगभग ऐसा किया करते थे, लगातार बन जाते थे। लेकिन सत्ता छोड़ने के बाद फिर से सत्ता को प्राप्त करना, ऐसा लगभग 100 सालों से भी ज्यादा समय के इतिहास में अमेरिका में देखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो और हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इनमें से कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी प्रदान करी है? ठीक है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, ई ड्राइव योजना, ये ई ड्राइव योजना क्या है? ई से दोस्तों मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जो वाहन है या व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल जो वाहन है, व्हीकल है, इनके संबंध में ये योजना जारी की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसी को हम इलेक्ट्रिकल या ई ड्राइव योजना बोलते हैं। इस योजना के तहत प्रावधान ये किया गया था कि यदि अब देश में जो वाहन खरीदे जाएंगे या निर्माण किए जाएंगे तो इनमें तेजी लाई जाए। ठीक है, मतलब वाहनों को खरीदने में, इनका प्रचार करने में, ताकि जो है हम ग्रीन या हरित पर्यावरण को जो है कर पाए। क्योंकि जो हमारे डीजल इंजन से चलने वाले वाहन हैं या हमारे पेट्रोल से चलने वाले वाहन कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए अभी हाल फिलहाल में हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा लगभग 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है इस योजना के लिए। ठीक है, अब ये योजना वैसे तो पुरानी है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट नहीं हुई है, ये पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं कि इसको स्टार्ट हुए 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया। 1 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुई थी, मतलब 1 अक्टूबर 2024 को ये स्टार्ट हुई थी। और अभी हाल फिलहाल में मतलब नवंबर में इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ, क्योंकि क्लास शेयर करेंगे तभी ये जो मेरी मेहनत है और आप सबकी मेहनत है, हमारे रिजल्ट मित्र टीम की पूरी मेहनत है, ये कहीं ना कहीं साकार होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके लिए कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होंगे ही, और ये सब कहने की बातें नहीं है, आप लोग जरूर करते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी करते हुए, तीसरा प्रश्न, इनमें से किस देश में सर्वाधिक मानव स्वतंत्रता है? मानव स्वतंत्रता दोस्तों, जैसे हमारे भारत में स्वतंत्रता के लिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक, ये भारत में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करते हैं। मानव की स्वतंत्रता के बाद तभी हो सकती है जब मानव के लिए अधिकारों की बात करी जाए। तो इनमें से किस देश में सर्वाधिक मानव स्वतंत्रता है? अच्छा दोस्तों, मानव स्वतंत्रता के भी बहुत सारे बिंदु होते हैं। ये जब इंडेक्स जारी किया जाता है तो इसे जारी करने के लिए कई प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कानून की समानता को ध्यान में रखा जाता है, उस देश के धर्म को ध्यान में रखा जाता है कि वहां पर धर्म क्या है, धर्म के संबंध में कितनी स्वतंत्रता है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी देश के लिए, और ये सबसे बड़ा संवेदनशील भी फैक्टर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज कोई भी दुनिया का देश हो, सबसे ज्यादा यदि कहीं दिक्कत हो जाती है तो धर्म को लेकर के हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। हाँ, इसके अलावा हम देखेंगे कि न्याय की समानता, न्याय की समानता भी इसलिए क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि न्याय की समानता में भी कई बार देरी हो जाती है, कई बार न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु जो है ध्यान में रख करके ये सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें पहले नंबर पर आया है स्विट्जरलैंड। कौन आया है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को पहले नंबर पर रखा गया है। मतलब दुनिया का स्विट्जरलैंड ऐसा पहला देश है
जहां पर मानव स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है, मानव स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है। अब यदि मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि दोस्तों भारत का कौन सा स्थान होगा इसमें से, हम कहां हैं, और ये टोटल दोस्तों 165 देशों में इसके आंकड़े जारी किए गए, मतलब 165 देशों में इसके आंकड़े जारी किए गए। अब 165 देश में भारत का कौन सा स्थान है, हम मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कहां पर है, तो दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक में हम 109वें नंबर पर हैं। यानी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है, 165 देशों में अध्ययन किया गया और भारत 109वें नंबर पर है। आखिरकार ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये आंकड़े जारी कौन करता है, तो दोस्तों कनाडा के और अमेरिका के एक दो इंस्टीट्यूट हैं, उन्हीं के द्वारा। अमेरिका थिंक टैंक, अमेरिका, इसको जरूर लिखिएगा, थिंक टैंक, अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट, अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा, ठीक है, ये अमेरिका का है। और दूसरा है दोस्तों कनाडा का, जिसे हम बोलते हैं फ्रेजर इंस्टीट्यूट, तो कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इन दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर के ये जो मानव विकास मानव स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी किया जाता है, ठीक है। और ये पहले नंबर पर कौन सा देश है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला, अभी हाल ही में इनमें से किस स्थान पर वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है, कहां पर किया गया है दोस्तों, जिसे विनवैक्स, VINVAX 2024 नाम दिया गया है, यानी विनवैक्स 2024 ये एक प्रकार से द्विपक्षीय सेना अभ्यास है, द्विपक्षीय सेना अभ्यास, द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। और ये दो देशों के बीच में हो रहा है, भारत तथा वियतनाम, ये दो देशों के बीच में हो रहा है, भारत तथा वियतनाम। ये हो कहां रहा है, हमारा प्रश्न ये है, हो कहां रहा है, तो दोस्तों ये हो रहा है हरियाणा में, कहां पर, हरियाणा। तो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, तो हरियाणा तो चेन्नई में, तो चेन्नई तो हरियाणा में आएगा नहीं, जयपुर राजस्थान में आएगा, तो ये अंबाला दोस्तों आता है हरियाणा में, ठीक है, अंबाला आता है कहां पर, हरियाणा में। तो हरियाणा के दो स्थान दोस्तों, एक तो अंबाला, और यही अंबाला के पास में ही दोस्तों, मतलब यहीं पर है चंडी मंदिर, तो ये अंबाला में चंडी मंदिर के निकट इसका द्विपक्षीय सेना का अभ्यास किया जाता है, जिसमें सेना के कर्मी, यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि सेना के कर्मी भी भाग लेंगे और इसमें वायु सेना के भी कर्मी भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है यहाँ पर। हालांकि यहाँ ऑप्शन से मत देखा करिए, आप ये डिटेल देखा करिए। विनवैक्स 2024 का ये जो आयोजन हो रहा है भारत वियतनाम के बीच हो रहा है, और इसको भी याद रखना कि कब से कब तक चलेगा, तो ये चल रहा है दोस्तों 4 नवंबर को स्टार्ट हो गया था और ये चलेगा 23 नवंबर तक। कब तक चलेगा, 23 नवंबर तक, यानी 4 नवंबर से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये पहला नहीं है, बल्कि ये 5वां संस्करण है, ये भारत और वियतनाम के बीच होने वाला 5वां संस्करण है, ठीक। तो पूरा डिटेल इसको याद रखिएगा, ये ही हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वही सेम टू सेम मिल जाए। हो सकता है कि ये पूछ ले कि भारत और वियतनाम के बीच होने वाला द्विपक्षीय सेना अभ्यास क्या था, गरुड़ शक्ति बोल दे या केवल शक्ति बोल दे, है ना, या फिर वेनवैक्स बोल दे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कौन से देश के बीच कौन कौन से जो है समझौते हो रहे हैं, कौन कौन से अभ्यास हो रहे हैं, कौन कौन से सैनिक अभ्यास हो रहे हैं, कौन द्विपक्षीय है, कौन त्रिपक्षीय है, ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही गोविंद सागर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है। गोविंद सागर झील शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे गोविंद सागर झील। दोस्तों गोविंद सागर से चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में
समीक्षा अधिकारी का पेपर है, तो मुझे याद आया गोविंद सागर झील से। आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल। तथा एक और बताइएगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आप लोग बताइएगा। देखते हैं कमेंट ऑफ द डे किसका बनता है नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन को लेकर के बनेगा कमेंट ऑफ द डे। तो गोविंद सागर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये गोविंद सागर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया था, जिसे हम बोलते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था, और भाखड़ा नागल बांध बनाने के कारण यहाँ पर एक स्थान पर पानी का भराव हो गया या पानी जमा हो गया। तो यहाँ पर पानी के जमा हो जाने के कारण एक झील का निर्माण हुआ। मतलब यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ, जो कि हम कह सकते हैं कि ये कृत्रिम अपने आप बन गई, कृत्रिम झील है, हालांकि मानव की कार्य एक्टिविटी से ही बनी। और इस झील का जो नाम रखा गया है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी चर्चा में इसलिए भी बनी रही क्योंकि ये झील दोस्तों नौकागम्य के लिए भी है, और दौड़ प्रतियोगिता के लिए भी है, नौकाओं की दौड़ प्रतियोगिता के लिए भी है। तो यहाँ पर अभी अनावरण किया गया था हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो ये चर्चा में बनी रही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मल्टीपल मायलोमा के कारण इनमें से कौन सी लोक गायिका का निधन हो गया है? मतलब अभी इनमें से किसका निधन हो गया दोस्तों? रश्मि श्रीवास्तव, शारदा सिन्हा, कल्पना यादव, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है? लोक गायिका भी रही है, और इन्हें लोक गायिका के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार कोकिला भी कहते हैं दोस्तों, बिहार कोकिला भी कहते हैं, या बिहार की स्वर कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? हाँ, किस राज्य से तो समझ में आ गया होगा, बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। तो मल्टीपल मायलोमा दोस्तों ये क्या है, ये और जान लीजिए। ये एक्चुअल में रक्त का कैंसर होता है। क्या होता है दोस्तों? ये रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मायलोमा एक तरीके से ये ब्लड कैंसर के रूप में ही होता है। तो इनकी मृत्यु ब्लड कैंसर के कारण अभी हाल फिलहाल में हो गई है, और ये है दोस्तों शारदा सिन्हा। कौन है? शारदा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शारदा सिन्हा अभी हाल ही में मल्टीपल मायलोमा के कारण, जो कि एक लोक गायिका थी, इनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत कामिल और फाजिल, ये दो डिग्री है दोस्तों, कामिल डिग्री और फाजिल डिग्री को असंवैधानिक घोषित किया गया है? किस न्यायालय ने किया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर अभी निरस्त कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों इनमें से किसने जो है इसे निरस्त किया है? वो कौन है जिनके द्वारा ये निरस्त किया गया है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले कुछ दिन पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा के कुछ कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, जिसमें कामिल और फाजिल
ये डिग्री भी थी, कामिल फाजिल डिग्री भी थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये मैटर पुराना हो गया है। अब जब आप सभी जानते हैं कि यदि किसी उच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो और हमें उस न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के खिलाफ मामला अपील दर्ज करनी हो, तो अपील हम कहां कर पाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर पाते हैं। मतलब हमारे पास यह अधिकार होता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब आपको कमेंट ये करके बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत अपील कर सकते हैं, वो कौन सा अनुच्छेद होता है जिसके तहत अपील कर सकते हैं? तो आर्टिकल संख्या 132 132 के तहत हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत अपील कर सकते हैं। और हमने अपील किया कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में। कहां पर अपील किया? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सब चीजों को कहा कि संवैधानिक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004, ये 4 जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक ही है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम संवैधानिक है, लेकिन कामिल फाजिल डिग्री यूजीसी एक तरीके से आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज के रूप में जो है डिग्री के रूप में कार्य करता है। तो उन्होंने कहा कि स्नातक और परा स्नातक की जो डिग्री होती है उसके खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल इन दोनों डिग्री को, ऐसे मान लो कि स्नातक और परा स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मदरसा के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, तो कामिल फाजिल डिग्री को अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या अपना सही होगा? सी सही होगा। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था, अब किसने कर दिया है? अब कर दिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाला आंसर ज्यादा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां। अभी हाल ही में भारत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष भारत में ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए आशय पत्र सौंपा है। भारत ने, ये मैं नहीं है, ये दोस्तों ने है, भारत ने यह आशय पत्र किस वर्ष के लिए सौंपा है? किस वर्ष के लिए ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास में ये सौंपा है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सॉरी आईओसी होगा, ओलंपिक कमेटी के लिए सौंपा है। बताइए किस वर्ष के लिए चुनाव, सॉरी ठीक है दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो किस वर्ष के लिए सौंपा गया है? 2026, 2030, 2032 और थोड़ी सा नहीं दिख रहा होगा, राइट, एक मिनट, लास्ट में 2036। ठीक है, लास्ट में 2036 दिया गया है। चलिए, तो ये भारत ने किस वर्ष के लिए सौंपा है? तो भारत ने ये कहा है कि हम 2036 में जो ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी करेंगे। ठीक है, इसकी मेजबानी के लिए भारत ने अपना आशय पत्र सौंपा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। यह सत्र कब से प्रारंभ होगा? 25 नवंबर से, 26 नवंबर से, 1 दिसंबर से या 20 दिसंबर से? कब से प्रारंभ होगा दोस्तों संसद का शीतकालीन सत्र? करिए आंसर। चलिए थोड़ी सा हम इसका डिटेल जान लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि संसद का जो शीतकालीन सत्र होता है, ये दोस्तों 3 संसद में, पहले हम ये देखते हैं कि 3 सत्र होते हैं। ठीक है, संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? तो संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए संसद में कुल कितने सत्र होंगे? तो 3 सत्र होते हैं। एक होता है दोस्तों, आप शायद जानते होंगे, एक होता है अपना बजट सत्र। शुरुआत कहां से होगी? बजट सत्र से, बजट सत्र। दूसरा होगा मानसून सत्र,
और तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र। तो ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र दोस्तों कब से कब तक होगा? तो बजट सत्र आपका चलता है फरवरी से लेकर के फरवरी से मई तक बजट सत्र होगा। मानसून सत्र चलेगा जुलाई और अगस्त में, और शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर। तो इस साल जो हमारा शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये होने वाला दोस्तों 25 नवंबर से। ठीक है, 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र होगा और ये चलेगा 20 दिसंबर तक। इस साल जो अभी हमारा शीतकालीन सत्र होगा 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इस वाले सत्र में चांसेस हैं कि जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि वक्फ बोर्ड है, तो इस प्रकार के बिलों को, इस प्रकार के विधेयकों को शायद रखा जाएगा, चर्चा किया जाएगा या पारित कराया जाएगा। इसको हो सकता है कि इसमें किया जाए। तो 25 नवंबर हमारा सही आंसर है। हाँ, अब आप लोग बताएंगे 2 क्वेश्चन मेरे इसमें, क्योंकि ये बेसिक विषय से रिलेटेड है तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बनने चाहिए। हाँ, नहीं बनते हैं तो भी आप कमेंट में लिख दिया करिए, मैं अगली क्लास में बता दिया करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सत्र को बुलाता, आप समझना, सत्र को बुलाता कौन है और सत्र को संबोधित कौन करता है? दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। बड़ी कंफ्यूजन होती है विद्यार्थियों को, तो इसलिए मैंने दोनों प्रश्नों को, सत्रों को आहूत यानी बुलाएगा कौन और संबोधित करेगा कौन, ये। और दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सत्र की चर्चा करी गई है? ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से बताना है। कमेंट ऑफ द डे में आपका जो है रखा जाएगा। चलिए अगला, अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य में मंत्रिपरिषद में 15% की सीमा को पार करते हुए मंत्री बनाए गए हैं? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो बताया सभी दोस्त, ऐसा अभी हाल फिलहाल का कौन सा राज्य है जहां पर इस सीमा को बढ़ा दिया गया है, मतलब 15% से भी ज्यादा कर दिया गया है? क्योंकि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये बोला गया था कि केंद्र में या राज्य में जो मंत्री बनेंगे, यदि केंद्र के मंत्री बनते हैं तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं बनेंगे, और यदि राज्य में बनते हैं तो राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो अभी क्या हुआ, जब हरियाणा के चुनाव हुए तो हरियाणा के चुनाव में दोस्तों, हरियाणा के चुनाव में यहाँ की जो सरकार बनती है, इस सरकार में 15% का कोटा जो था वो पार हो गया है। मंत्री बनाने के लिए 15% का कोटा पार हो गया है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, संविधान से ऊपर क्यों जा रहे हो। तो हरियाणा जो है अभी हमारा सही आंसर है। अब इसमें अभी जवाब आएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की घटना है, तो जो जवाब आएगा उसके हम बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा सरकार ने क्यों किया है। अब आ जाते हैं हम कमेंट ऑफ द डे पर, और ये हैं दोस्तों कमेंट ऑफ द डे। आज के 2 हैं। पहला दिया गया है रूही मुस्कान 108 के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। बिल्कुल, ये एकदम सही बताया है। जैसे अमेरिकन डॉलर को हम USD लिखते हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियाई को डॉलर को ASD ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लिखते हैं। और बिल्कुल सही आंसर इनका यहाँ पर ये भी है। मिस्टर रजब लॉब, थैंक्स सर, एक्सीलेंट सेशन। आपको भी बहुत धन्यवाद जो है कि आप इस क्लास को जुड़ते हैं, इस क्लास को पढ़ते हैं। और कैनबरा आपने भी बताया है, बिल्कुल सही है, और ऑस्ट्रेलिया डॉलर जो है की करेंसी है। आप दोनों लोगों के आंसर एकदम सही है। और जो आज मैंने क्वेश्चन आप लोगों से करे हैं, उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। सभी दोस्त आंसर जरूर करिएगा, और देखते हैं जिसका क्वेश्चन सबसे आंसर सबसे अच्छा होगा, सबसे डिटेल में होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट ऑफ द डे बनेगा। हाँ, एक चीज और है, यदि आप कमेंट में बहुत ज्यादा बड़ा लिख देते हो, जो हमारे फैक्ट से बढ़कर के हो जाता है, तो ये नहीं कि आप ज्यादा लिख रहे हो, नहीं, फैक्ट लिख रहे हो, वो कमेंट ऑफ द डे बनेगा। यानी चीजें जुड़ी हुई हो और फैक्ट आप लिख रहे हो, तो कमेंट ऑफ द डे आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों। हाँ, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं कुछ ही समय में आज के कल की क्लास का रिवीजन।
ये है दोस्तों आज अपने कल का प्रश्न, और करिए सभी दोस्त इसका आंसर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनमें से किस स्थान पर भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? और अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये 4th नंबर का था, है ना? ब्रिस्बेन में, सिंगापुर में, शिकागो में या टोक्यो में? कहां पर किया गया है ये उद्घाटन? सभी दोस्त बताएं। बिल्कुल सही है, ब्रिस्बेन। उम्मीद है कि सही आंसर किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? अब्दुल रहीम राठौर, महबूबा मुफ्ती, शेख अब्दुल्ला या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। किसे बनाया गया है? बताया था कि लगभग चरार शरीफ नामक जो विधानसभा सीट है, इससे ये 7 बार विधायक भी हो चुके हैं, 7वीं बार बने हैं, है ना? और इस बार जो है इनके साथ महबूब गिल को उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो अब्दुल रहीम राठौर आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में अभी हाल ही में लगभग 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? अर्जेंटीना, मलेशिया, थाईलैंड या लेबनान? कहां से प्राप्त हुए हैं बताइए सभी दोस्त। मतलब 130 मिलियन साल पहले नर मच्छर भी खून चूसते होंगे, है ना? अब जरूरी नहीं है कि मानव था या नहीं था, है ना? ये भी एक अलग मैटर है। यस, लेबनान आपका सही आंसर है। इनमें से किस देश ने अभी हाल ही में भारत और चीन के नागरिकों के लिए 30 दिन के लिए वीजा, सॉरी ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पुराना है, 1 साल पुराना है, तो इस क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे, यहां से आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को तो शायद आज अपन ने पढ़ा भी है। क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए होने वाला चुनाव में अमेरिकी संसद के किस सदन के लिए वोट डाले जाते हैं? चूंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं, 47वें राष्ट्रपति भी बन गए हैं, है ना? तो ये सदन का क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट या नन ऑफ दीज? क्योंकि अमेरिकी संसद को कांग्रेस बोलते हैं और वहां पर कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो जो निम्न सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। चलिए अगला है, अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी पीएम विश्वकर्मा योजना को कब प्रारंभ किया गया? 17 सितंबर 2023, 16 अगस्त 2023? क्योंकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कुछ परिव्यय के लिए कुछ मंजूरी दी है पैसों को लेकर के, तो उसी के संबंध में ये बनाया गया है। अब आप लोग बताइएगा कि ये कब बनाई गई है, बताएं सब लोग, कब स्टार्ट की गई है? 17 सितंबर, 16 अगस्त, 15 अगस्त या नन ऑफ दीज? तो ये बनाई गई है दोस्तों 17 सितंबर 2023 को। कब स्टार्ट हुई है? 17 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इनमें से किन राज्यों के ग्रामीण निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है? हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम या उपर्युक्त सभी? किसके लिए अनुदान जारी किया है बताएं सभी दोस्त। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, हरियाणा के लिए भी किया है, त्रिपुरा के लिए भी किया है और मिजोरम के लिए भी किया है, अर्थात उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में चर्चा में रहा कछुआ वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, महोबा, झांसी? तो किस जिले में स्थित है बताइए सभी दोस्त, बताएं सभी दोस्त। यस बिल्कुल, कल मैंने बताया था इसको और ज्यादातर हमारे विद्यार्थी आंसर सही ही कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सभी जिले ही है, तो वाराणसी आएगा आपका सही आंसर। और 9वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में समाचारों में देखी गई एस्टोनिया स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप इनमें से किसकी प्रजाति है? उष्णकटिबंध वृक्षों की प्रजाति, कछुआ की प्रजाति, मकड़ी की प्रजाति या आक्रामक खरपतवार की प्रजाति? किसकी है? बताए थे आपको सप्तपहरी पौधों को लेकर के, तो उसी के संबंध में ये चीजें हैं। तो दोस्तों बिल्कुल उष्णकटिबंध वृक्षों की प्रजाति है। चलिए, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की गई? गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? किसके द्वारा ये किया गया है बताइए सभी दोस्त। यस, तो ठीक है, सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के अपने 10 क्वेश्चन।
जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए सभी साथियों के पास क्लास को। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।